ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली लेक्चर में हमने ये टॉपिक कवर कर लिया था, रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस में थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ये सीरीज रेजोनेंस है और इसी के ऊपर नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। उसको कई बार एलसी टैंक सर्किट कहते हैं, जो पैरेलल एलसी सर्किट है उसे। एनीवे, बढ़ते हैं आगे इसके तरफ, इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। सो वी हैव थ्री कंपोनेंट्स, इंडक्टेंस ये वाला विच इज़ हैविंग वैल्यू L, we have a capacitor ये, and we have resistance. These three components are connected in series. We are applying AC source to these three components. ठीक है। सो अब यहाँ पे जो करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू E बाय Z। Z के लिए प्रीवियस डेरिवेशन ज़रूर फॉलो करें। अभी तक क्लियर हो गया होगा Z क्या है। Z इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे दो और कंपोनेंट्स हैं, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और वो भी इस करंट को अपोज करते हैं। तो इसलिए नेट जो अपोजिशन है, रिजल्टेंट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो है वो है आपका Z। ठीक है, Z को कहते हैं इम्पिडेंस। जब आप कंबाइंड अपोजिशन ढूंढते हो ना, सो दिस कंबाइंड अपोजिशन बाय रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ठीक है, तो इसको कहते हैं इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, और ये Z की वैल्यू क्या रहती है? ये Z की वैल्यू रहती है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। मैंने ये भी कहा था कि हमेशा एक्सएल माइनस एक्सी नहीं रहेगा, कई बार एक्सी माइनस एक्सएल भी आप लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एक्सी एंड एक्सएल। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज एक्सएल एंड व्हाट इज एक्सी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना रहता है? वो रहता है ओमेगा एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना रहता है? 1/ओमेगा सी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक काम कर लिया, मैंने ना ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करें। ओमेगा इज 2πf, ये भी लिखा है मैंने कहीं पे, यस, ओमेगा इज 2πf। f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मेन सप्लाई। सो या फिर जो भी सप्लाई आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो उसकी फ्रीक्वेंसी f। अब हमारा जो मेन सप्लाई है जो हमारे घर में आता है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, यानी वो जो कॉइल है ना जो घूमती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी जो स्पीड है वो है 50 साइकिल्स पर सेकंड इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो घर में जो सप्लाई आ रहा है हमें हमारे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, यू मे हैव डिफरेंट सोर्सेस, AC सोर्सेस, उसके लिए एक छोटा सा डिवाइस रहता है इन विच यू कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी। हाँ, मेन्स की फ्रीक्वेंसी आप चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन हैव डिफरेंट साइनोसाइडल AC सिग्नल्स वूज फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये है एक्सएल, ये है ये अच्छा ठीक है, ये XC है। ठीक है, नाउ अब क्या किया मैंने, फ्रीक्वेंसी ओमेगा को ना चेंज कर दिया। मैं थोड़ा थोड़ा उसे बढ़ा रहा हूँ। मैंने ज़ीरो से शुरू किया, ज़ीरो से शुरू कर करके मैंने उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मुझे ना इस तरह का ग्राफ मिला और मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कि यार एक फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये दोनों फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एक स्टेज, एक फ्रीक्वेंसी मुझे ऐसी मिलती है जहाँ पे XL इज इक्वल टू XC हो जाता है, एंड इन दैट केस इफ़ XL इज इक्वल टू XC, ये दो बार मैंने क्यों लिखा मुझे याद नहीं है, बट एनीवे, इफ़ XL इज इक्वल टू XC, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ब्रैकेट है ये वाली XL माइनस XC ये ज़ीरो हो जाएगी। अगर ये ज़ीरो हो जाती है सो वी हैव I इज इक्वल टू E अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर ओनली। मैं ये लिख देता हूँ कहीं पे, अगर ये हटा देता हूँ, इफ़ XL इज इक्वल टू XC देन व्हाट वी हैव फॉर करंट, करंट इज E डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर। ये यहाँ से मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे XL और XC ये ब्रैकेट जो है ना XL माइनस XC ये ज़ीरो हो रही है, तो हमें सिर्फ करंट का जो एक्सप्रेशन है वो इतना सिंपल हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर इज नथिंग बट R, एंड हेंस करंट इज इक्वल टू E बाय R। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इम्पेडेंस जो है ना एट दिस कंडीशन, इम्पेडेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है। इम्पेडेंस का मतलब है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो है एट दिस स्टेज
वो मिनिमम हो जाता है। अच्छा, वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। सी बेसिकली ये इक्वेशन है क्या, इट इज़ एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। ये अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये जो लिखा है ये हमने साइड में लिखा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा, तो क्या होगा, करंट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि इम्पिडेंस अभी यहाँ पे मिनिमम है। सो करंट विल बी मैक्सिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी, बट वो एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को फर्दर और बढ़ाते हो देन यू विल फाइंड दैट दिस कंडीशन, कौन सी, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। एंड इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड तो अगेन इम्पिडेंस की वैल्यू वहाँ पे मिनिमम नहीं, वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी और वो बढ़ती जाएगी। सो उसी के कारण करंट भी हमारा अभी बढ़ते जा रहा है, सॉरी कम होते जा रहा है। सो दिस इज द ग्राफ विच इज शोन इन फिगर, कहाँ है वो, 13.18, ठीक है। सो ये था रेजोनेंस। तो रेजोनेंस यानी मैक्सिमम करंट कंडीशन। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? हाँ, और एक चीज़ है, यहाँ पे इस सर्किट को उन्होंने कहा है एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट इसलिए कहा है क्योंकि हम ऐसे सर्किट्स बनाते हैं, आपका रेडियो ट्यूनिंग जो है, ये रेडियो ट्यूनिंग यानी क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही अलाउ करते हैं और बाकी फ्रीक्वेंसीज़ की जो करंट की वैल्यू है उसे हम मिनिमम कर देते हैं। तो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को हम अलाउ कैसे करेंगे? सो वी कैन डू इट बाय ट्यूनिंग ऑफ रेडियो ट्यूनिंग यानी क्या प्रोसेस होती है? सो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इज बेसिकली वी चेंज द कैपेसिटेंस। सी इंडक्टेंस को क्यों चेंज नहीं करते, ये भी आप पूछ सकते हो कि इंडक्टेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट प्रोसेस। उसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स, देन डायमीटर ऑफ द कॉइल, ये चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियो के अंदर जाके ये सब करना ये मुश्किल होता है। सो कैपेसिटेंस कैन बी चेंज कंपैरेटिवली इजीली। कैसे कैपेसिटेंस कैसे चेंज करोगे? दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे बस आपको चेंज करना है। सो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग अ नॉब। तो पुराने रेडियो में ऐसा एक नॉब रहता था जिससे हम एक कैपेसिटर के बीच में यानी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते थे। उससे क्या हो जाता था, उससे कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है, सो यू आर एक्चुअली चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, तो व्हेन यू ट्यून द रेडियो, आपको रेडियो मिर्ची सुनना है या रेडियो एफएम सुनना है या विविध भारती सुनना है, जो भी है, ये जो डिफरेंट चैनल्स हैं, तो उसके लिए व्हेन यू ट्यून द रेडियो यानी हर एक रेडियो स्टेशन की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब आप रेडियो मिर्ची के लिए ट्यून करते हो, सो आप सिर्फ रेडियो मिर्ची की ही फ्रीक्वेंसी को अलाउ करते हो, यानी दिस फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू रेडियो मिर्ची। और बाकी स्टेशंस यहाँ पे हैं, यानी उनकी जो वॉल्यूम है वो दब जाती है, वो आपको सुनाई नहीं देगी। सो ये होता है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, एंड दैट कैन बी डन बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर सी। सो ये होता है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एफ इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैलकुलेशंस की अच्छी प्रैक्टिस करो, हम देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में भी है। सो एफ इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो फॉर ईच स्टेशन वी आर एक्चुअली हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अलॉट की जाती है। इन स्टेशंस को जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये अलॉट की जाती है कि आपका ये रेडियो चैनल है, आपकी फ्रीक्वेंसी बस यही रहेगी, इससे ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं कर सकते। यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाता है और उसी में आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं रहेगी। तो ये लाइसेंस दिया जाता है हर एक फ्रीक्वेंसी का हर एक रेडियो स्टेशन को। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठेगा और वो कोई भी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर देगा, ऐसा नहीं चलता। देयर आर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दिस। ओके, मोबाइल का भी वैसा ही रहता है, याद रखना, मोबाइल में भी फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है। सो बेसिकली दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़। ये आप आगे चल के और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, इफ़ यू आर गोइंग फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बताना है इसमें? हाँ, अब एक बात और कर लेते हैं इसमें, इससे रिलेटेड शायद ये मैंने पिछले लेक्चर में की होगी, बट इसे मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। तो वो बात ऐसी है कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट इज़ कंट्रोल्ड बाय ओनली रेजिस्टेंस। करंट इज़ कंट्रोल्ड बाय ओनली रेजिस्टेंस, यानी
एट रेजोनेंस, ये जो है ना इसे कहते हैं रेजोनेंस, मैक्सिमम करंट कंडीशन इसको कहते हैं रेजोनेंस. सो एट रेजोनेंस द सर्किट बिहेव्स प्योरली एज रेजिस्टिव सर्किट. दिस बिहेव्स एट रेजोनेंस, दिस बिहेव्स प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. याद रखना इसे. और अगर ये रेजिस्टिव सर्किट है तो मुझे बताइए पावर फैक्टर क्या रहेगा. सो इफ इट इज़ अ रेजिस्टिव सर्किट, इसका मतलब ये होता है कि अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है देन देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. इफ देयर इज अ रेजोनेंस, if it is a resonance then it is acting as a purely resistive circuit. purely resistive circuit है, इसका मतलब ये होता है कि there is no phase difference between current and voltage, क्योंकि इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है वो हमने नलीफाई कर दिया है और उसकी वजह से करंट एक्ट्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो वहाँ पे करंट एंड वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है. फेज डिफरेंस कोई भी नहीं है यानी फाई इज इक्वल टू 0 एंड हेंस पावर फैक्टर cos phi is equal to 1. पावर फैक्टर cos phi is equal to 1. ऐसा एक MCQ कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम JEE, CET, बोर्ड वगैरह वगैरह सारी एग्जाम्स में आता है कि एट रेजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ द LCR सर्किट इज. सो द आंसर इज 1 बिकॉज एट रेजोनेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0. इट एक्ट्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. याद रखना, ठीक है. सो ये कुछ डिटेल्स थी. अब एक और लास्ट पॉइंट इस सर्किट के बारे में, वो ऐसा है कि नाउ वी आर सिलेक्टिंग वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कि ये फ्रीक्वेंसी इसी को एक्सेप्ट करेंगे और बाकी फ्रीक्वेंसीज का जो पावर है उसे हम रिड्यूस कर देंगे. एक ही फ्रीक्वेंसी को हम एक्सेप्ट करेंगे और बाकी फ्रीक्वेंसीज की पावर को हम रिड्यूस कर देंगे, वो हम आउटपुट में नहीं देंगे. सो दिस रादर दिस इस सर्किट is called as acceptor circuit. It accepts only one frequencies and it reduces the effect of other frequencies. यानी सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को वो जाने देगा, बाकी फ्रीक्वेंसी को वो रोकेगा. रोकेगा यानी उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है उसको वो कम से कम रखेगा. So that's why this series LCR circuit is called as acceptor circuit. तो I hope कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. ये पूरा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये क्लियर हो गया होगा. देन अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, दैट इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट. पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हम रेजिस्टेंस को यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे सिर्फ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को यूज़ कर सकते हैं. मैं फिर से एक बार बता देता हूँ. इंडक्टेंस यानी यू मे गो फॉर सोलेनॉइड और यू मे गो फॉर अ कॉइल, दोनों इंडक्टेंस ही है, इंडक्टर ही है, ठीक है. सो here we have inductor, we have capacitor connected in parallel. We have AC supply E equal to E naught sine of omega t, and because of that AC supply there is a total current I is flowing through the circuit. एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगा कि करंट की डायरेक्शन दिखाना AC सर्किट में थोड़ा सा गलत होता है, बिकॉज करंट की डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली रिवर्स होती रहती है. बट स्टिल टू गिव सम नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे थोड़ा उनको बताना था कि यहाँ से जाने वाला करंट IL है, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज IL, करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज IC. इसलिए शायद उन्होंने डायरेक्शन दिखाई दी होंगी, बट ओवरऑल पूरी डायरेक्शन दिखाना थोड़ा कभी भी गलत हो सकता है. बट टेक्स्ट बुक में डायरेक्शन दिखाई है तो आप भी डायरेक्शन दिखा दो, कोई प्रॉब्लम. हाँ, आप ये ऐसे उल्टी हुई डायरेक्शन दिखा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि इंडक्टर में जाने वाला करंट जो है वो IL है, कैपेसिटर में से फ्लो होने वाला करंट जो है वो है IC. ये दिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और किरचॉफ्स करंट लॉ जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था उससे मैं ये लिख सकता हूँ कि करंट I इज़ इक्वल टू IL प्लस IC, ठीक है. यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, applying Kirchhoff's law at this junction, I can write I is equal to IL plus IC. This is the total current and this total current is divided into two parts, IL and IC, ठीक है. Now what about IL and IC? तो IL की वैल्यू क्या रहेगी? हमें पता है कि current flowing in inductor lags voltage by pi by 2, ठीक है. So IL के लिए मैं लिख सकता हूँ it is I naught into sine of
व्हाट अबाउट दिस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब माइनस पाई बाय 2 क्यों लिखा मैंने माइनस पाई बाय 2? इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पे जो करंट है वो पाई बाय 2 डिग्री से पीछे है वोल्टेज से, सो इसलिए माइनस पाई बाय 2, करंट लैग्स वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय 2। ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन नंबर तो यहाँ पे नहीं दिया है, ओके ठीक है। और एक गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ ऐसी है कि बेसिकली ये मैंने नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था कि द करंट मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर इज ई नॉट अपॉन एक्सएल। मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर इज ई नॉट अपॉन एक्सएल। तो कोई ऐसा जनरल सिंबल उन्होंने नहीं दिया है, सो ई नॉट अपॉन एक्सएल ये इसका इक्वेशन है करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। सो एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो ये है इक्वेशन फॉर current flowing through the inductor. Next is equation for capacitor. So equation for capacitor is E naught upon XC. E naught upon XC. XC is capacitive reactance into sine of omega t. अब current flowing through capacitor leads voltage by angle pi by 2. तो यहाँ पे ये अगर ओमेगा टी है तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। सो दीज आर द टू करंट्स विच वी आर गेटिंग। इन वन केस करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय पाई बाय 2, इन अनदर केस करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय 2। व्हाट अबाउट टोटल करंट? सो टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई एल प्लस आई सी फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई एल प्लस आई सी। सो आई एल इज ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 प्लस ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। these two are written from these two equations। अब अलाइड एंगल फार्मूला हमें पता है। सो अलाइड एंगल फार्मूला ये कहता है कि ई नॉट अपॉन एक्सएल और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 जो है उसकी जो वैल्यू है वो है माइनस, ये माइनस में यहाँ लिख देता हूँ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 उसकी वैल्यू है कॉस ऑफ ओमेगा टी। अलाइड एंगल फार्मूला आपको पता होगा। अब यहाँ से देख सकते हो आप लोग ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, सो ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल। 1 अपॉन एक्स सी इज माइनस 1 अपॉन एक्सएल। क्या किया मैंने? ई नॉट कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, तो ये एक्सप्रेशन मुझे टोटल करंट आई के लिए मिल रहा है। सो अब आगे की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो हमने सीरीज रेजोनेंस में भी यूज़ कर ली थी, अब वो हमें यहाँ पर भी यूज़ करनी है। और वो कंडीशन है कि व्हाट अबाउट इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। क्या होगा? इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी तो 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल जो है ये ब्रैकेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ये अच्छा वो कंडीशन जो लिखी है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर से लिख रहा हूँ इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी इन दैट केस दिस ब्रैकेट बिकम्स ज़ीरो। ये जो ब्रैकेट है ये ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है। सो देयरफॉर करंट आई बिकम्स ज़ीरो। यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि करंट की वैल्यू जो है वो एकदम से ज़ीरो हो रही है। बट अब ये कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो हमें ये पता है कि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। सो फिर से वही कंडीशन जो हमने सीरीज रेजोनेंस में ली थी वही कंडीशन हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हमें ये पता चल गया कि करंट इज जीरो, यानी एट दिस स्टेज द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम, अपोजिशन टू द करंट इज मैक्सिमम। यानी हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट है, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि करंट आपका जीरो हो रहा है। सो इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमें अभी हमारा काम ये है कि भाई ठीक है भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे हमें ये कंडीशन मिल रही है, ये कंडीशन मिल रही है। सो फॉर दैट अगेन वी विल हैव टू राइट एक्सएल इज ओमेगा एल इक्वल टू एक्सी क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी। एंड इफ यू डू द फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पे ऐसा मिलता है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी एंड देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन
रूट ऑफ एल सी। फर्दर ओमेगा की जगह पे मैं 2 पाई एफ यूज़ करता हूँ, ओमेगा की जगह पे मैं अगर 2 पाई एफ यूज़ करता हूँ, then 2 pi f is 1 upon root of LC and hence f is equal to 1 upon 2 pi root of LC। ये एक फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और ये दूसरा फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड। तो ये दो अलग अलग पूछे जा सकते हैं कभी, कई बार फाइंड आउट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगेन वी आर गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन एज वी गॉट इन सीरीज रेजोनेंस, बट दोनों में फ़र्क क्या है? सीरीज रेजोनेंस में आपको करंट जो है वो मैक्सिमम मिलता है और पैरेलल रेजोनेंस में जो है करंट आपको ज़ीरो मिलता है। यानी अभी यहाँ पे हम अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो दैट ग्राफ इज शोन इन फिगर 13.20, पेज नंबर है आपका 302। तो ग्राफ इज लाइक दिस। तो ये है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, या फिर आप एफ भी लिख सकते हैं, ओमेगा या फिर एफ, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। सो एक करंट जो है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे करंट रिड्यूस होते जाएगा, और एक फ्रीक्वेंसी पे आपको जो करंट है वो मिनिमम यानी ज़ीरो, हम बोल सकते हैं ज़ीरो मिलता है। और फिर से अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो सो अगेन करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी का जो करंट है उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो करंट है उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए इस सर्किट को कहते हैं रिजेक्टर सर्किट। इस सर्किट को हम कहते हैं रिजेक्टर सर्किट। हालांकि सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस में जो फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन है वो सेम मिल रहा है, बट द कंडीशंस आर अपोजिट, द रिजल्ट इज अपोजिट। इन वन वी आर गेटिंग मैक्सिमम करंट एंड इन अनदर वी आर गेटिंग मिनिमम करंट, ठीक है। सो ये बात होती है पैरेलल रेजोनेंस में, और बाकी कुछ है नहीं। सो बस सीरीज रेजोनेंस के मामले में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर सीरीज रेजोनेंस, या फिर इसके लिए भी डिराइव द फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल रेजोनेंस, ऐसा कुछ आपको आ सकता है। दोनों की मेथड्स अलग अलग हैं और सर्किट भी अलग अलग है। सर्किट ज़रा अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, और बहुत सिंपल डेरिवेशन में देख सकता हूँ यहाँ पे RL प्लस IC, बस यहाँ पे, और अलाइड एंगल फार्मूला आपको यूज़ करना है। बाकी रिजल्ट आपके सामने है। So that's it. So this is the topic which is known as पैरेलल रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की कंडीशन, यानी रेजोनेंस का मतलब हम समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस का मतलब सिर्फ मैक्सिमम नहीं होता, रेजोनेंस का मतलब मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल टॉपिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज़ क्या है नेक्स्ट टॉपिक? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्यू फैक्टर, ठीक है। तो ये जो क्यू फैक्टर पार्ट उन्होंने डिस्कस किया ना, इट इज़ फॉर सीरीज रेजोनेंस, याद रखना। अब उसको ज़रा हल्के से हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका कोई खास डेरिवेशन नहीं है, बस एक एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है, बट डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा हमें करना पड़ेगा शायद से। देखते हैं क्या है। यार आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज़ बता दूँ। पहला पॉइंट तो ये आपके मन में डाउट होगा, सर यहाँ पे तो हमने ज़ीरो कर दिया है करंट को, यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं दिखा है ग्राफ में? तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आइडियल कैपेसिटर एंड आइडियल इंडक्टर दे आर नॉट अवेलेबल, यानी इंडक्टर हैविंग ज़ीरो रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर हैविंग ज़ीरो लीकेज ऑफ चार्ज, दे आर नॉट अवेलेबल। तो थोड़ा सा एक फैक्टर रह जाता है जिसकी वजह से एग्जैक्ट ये कंडीशन पाना मुश्किल है, ज़ीरो करंट वाली कंडीशन पाना मुश्किल है, बट वी कैन गेट अ कंडीशन इन विच करंट वैल्यू इज़ मिनिमम। दूसरा, इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है? अब एप्लीकेशन के लिए ना मैं एक बता सकता हूँ। आप जब गाने सुनते हो तो आप बास बढ़ाते हो, या फिर बास एंड ट्रेबल, ये दो तरह के नाम दिए गए हैं कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को। सो ट्रेबल का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी और बास का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी। अगर आपको बास सुनना है तो बेसिकली ये सेटिंग होती है आपके ऑडियो सिस्टम में, आप चेक कर सकते हो। तो जब आप बास बढ़ाते हो ना, तो बास बढ़ाते हो यानी आप लो फ्रीक्वेंसीज़ की एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हो और हाई फ्रीक्वेंसीज़ की एम्पलीट्यूड कम करोगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कम करना है यानी क्या? आपको उन फ्रीक्वेंसीज़ को सीधा रिजेक्ट करना है। लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को कम करना यानी उस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को आपको रिजेक्ट करना है। सो सच टाइप ऑफ फिल्टर्स आर अवेलेबल, और फिल्टर्स में यही कंडीशन हम यूज़ करते हैं। ये बेसिक्स है, बेसिकली फ़िल्टर डिज़ाइन अलग होता है, थोड़ा सा अलग है, बट कंसेप्ट ऐसी है कि अगर मुझे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं सुननी है या मुझे वो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है
तो उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए मैं ये रिजेक्टर सर्किट यूज़ कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन, और ये कम्युनिकेशन में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो सीरीज़ रेजोनेंस एज वेल एज पैरेलल रेजोनेंस, कम्युनिकेशन में इसका मैक्सिमम यूज़ है, एज वेल एज अदर यूजेस, जैसे मैंने कहा कि म्यूज़िक सिस्टम जो है उसमें भी आप इसको थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो। सो ये थी एक एप्लीकेशन। तो अब बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड वो नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। चलिए देखते हैं वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, दैट इज क्यू फैक्टर, यानी क्वालिटी फैक्टर। यानी आपने जो रेजोनेंस सर्किट डिज़ाइन किया है, जैसे वो सीरीज़ रेजोनेंस, हम बात कर रहे हैं सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट की, तो आपने जो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट डिज़ाइन किया है उसकी क्वालिटी क्या ठीक है, ये कहाँ से डिसाइड होगा अभी? तो इसके लिए ना हम एक एप्लीकेशन को कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लो कि आपकी एक एप्लीकेशन है जिसमें एक्स, वाई एंड जेड, ये 3 रेडियो चैनल्स है। आपने एक रेडियो सर्किट डिज़ाइन किया है जिसमें आप ये 3 रेडियो चैनल्स सुनते हो, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम एंड माई एफएम, पता नहीं कौन से चैनल्स हैं, बट एनीवे ये एक्स, वाई, जेड, ये 3 चैनल्स हैं। ठीक है, अभी आप सुनना चाहते हो चैनल वाई, ये सुनना चाहते हो, ठीक है, तो सिर्फ चैनल वाई की ही फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देनी चाहिए। सो अकॉर्डिंगली यू विल एडजस्ट यू विल ट्यून योर रेडियो। अब देखो क्या होगा यहाँ पे। सो जो रेजोनेंस का जो ग्राफ है वो याद करो। अभी रेजोनेंस का ग्राफ है कुछ इस तरह से, ठीक है, एंड नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी आपने ट्यून कर दिया है वाई के लिए। ये जो है दिस करस्पॉन्ड्स टू रेडियो चैनल वाई, ये है करंट, करस्पॉन्डिंग करंट वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये जा रहा है कि इसमें मुझे थोड़ा सा एक्स भी सुनाई दे रहा है, इसमें थोड़ा सा मुझे एक्स भी सुनाई दे रहा है और जेड भी सुनाई दे रहा है। यानी जब मैं वाई चैनल सुन रहा हूँ ना, तो बीच बीच में मुझे थोड़ा एक्स की भी नॉइज़ आ रही है, थोड़ी वाई की भी। अब क्लियर ये नॉइज़, ये क्लियर सुनाई नहीं देगा, एक्स सुनाई दे रहा है, वाई ऐसा क्लियर ही नहीं, थोड़ी सी खरखर नॉइज़ आपको सुनाई देती है रेडियो में। सो अब वो होता है क्वालिटी, यानी आपकी रेडियो की क्वालिटी कैसी है, दैट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ योर रेजोनेंस सर्किट। तो बात ऐसी है कि ये जो एक्स और जेड है ना, ये पूरी तरह से सप्रेस नहीं किए गए, यानी वो पूरी तरह से उनकी जो सिग्नल है ना उसको ज़ीरो नहीं किया गया है। यानी मुझे एक साथ तीनों चैनल सुनाई दे रहे हैं, और इसलिए मेरे रेडियो की क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो शार्पनेस है ना इस सर्किट का, वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यानी शार्पनेस का मतलब है कि ये जो है ना वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो शार्पनेस मैंने बढ़ा दिया तो क्या हुआ, अब देखो करंट करस्पॉन्डिंग टू एक्स एंड करंट करस्पॉन्डिंग टू जेड जो है ना, इनकी पहले जो वैल्यू थी वो ये थी और जेड की वैल्यू ये थी, तो वो ज़्यादा सुनाई दे रहे थे, उनकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही थी, खरखर मुझे बहुत सुनाई दे रही थी रेडियो में। अब क्या कर दिया मैंने, शार्पनेस को बढ़ा दिया, यानी वाई के लिए अभी भी मेरा रेडियो ट्यून हो चुका है, और अब एक्स चैनल एंड जेड चैनल, इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है ना करंट की, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरा मैंने रेजोनेंस सर्किट डिज़ाइन किया है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस रेजोनेंस सर्किट। तो ये होता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ योर रेजोनेंस सर्किट। समझ में आ गया होगा। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, तो मेजर करने के लिए ना हम ये साइड बैंड्स को हमेशा कंसिडर करते हैं। सो अब जो है ना, अब साइड बैंड यानी ये जो साइड बैंड्स हैं उनकी वैल्यू कैसे फिक्स की जाए, तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन दी है। तो जो करस्पॉन्डिंग करंट है ना, ये बाजू वाले करंट, ये दोनों करंट, मान लो ये आपके करंट वैल्यू है I0, ठीक है। सो ये जो बाजू वाले बैंड है ना, उनकी जो वैल्यू है ना, दैट शुड बी I0 अपॉन √2। इससे क्या होगा, I0 अपॉन √2 करने से क्या होगा, यानी सीधा सीधा आप जो पावर है ना, पावर को आप आधा करते हो। पावर को आधा कैसे करोगे, पावर आधा कैसे होगी, जब मैं I0 अपॉन √2 करता हूँ, तो पावर इज बेसिकली I²R। सो ये मान लो ये y की पावर है, ये पावर किसकी है, py की। सो px एंड pz की पावर क्या रहेगी, मान लो ये जो वैल्यू है वो x एंड z की है, ठीक है। सो px एंड pz क्या रहेगी, I0² अपॉन 2 इंटू r, यानी क्या हो गया, दिस हैज़ बिकम हाफ ऑफ py, हाफ ऑफ py। तो यानी हमने क्या कर लिया, जो दूसरे साइड बैंड थे, जो दूसरी साइड फ्रीक्वेंसीज है ना, उसकी पावर को हमने सीधा सीधा आधा कर दिया, हाफ कर दिया,
ताकि उनकी नॉइज़ हमें सुनाई ना दे और हमें सिर्फ वाई रेडियो स्टेशन ही सुनाई दे, हमें रेडियो स्टेशन एक्स और जेड नहीं सुनना है। ये इसका मतलब हो जाता है। दिस इज़ योर क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर अभी भी हमने एक्सप्रेशन देखा नहीं है, उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। हार्डली 2-3 मिनट का या 5 मिनट का डिस्कशन वो रहेगा, बट मेरा समय अभी यहाँ पे हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एनीवे, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। क्वालिटी फैक्टर का बस अभी हमें एक्सप्रेशन देखना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट है तो हम पूछ सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसके एमसीक्यूज़ एंड न्यूमेरिकल्स भी मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, ओके।